नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी टीचर्स डे की जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप लोगों को हमारा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को एक उज्जवल मार्ग पर ले जाएं। यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने उन सभी शिक्षकों का सम्मान करें जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे वो बचपन से लेकर आज तक कोई भी शिक्षक आपका रहा हो, हर शिक्षक का आपको सम्मान करना है, कोई भी टीचर हो। और सबसे सर्वप्रथम अपने माता पिता का बिल्कुल सम्मान करिएगा, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु वही होते हैं जो आपको जीवन में चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, व्यवहार करना सिखाते हैं। जीवन में हर आचार विचार का वो संचार हमारे जीवन में करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से बोलूँगा, अपने माता पिता को भी प्रणाम करिएगा और हर गुरु को प्रणाम करिएगा जिससे आपने अपने जीवन में कुछ भी सीखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सर शुरू करते हैं। सर बहुत ही बढ़िया आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। और कहीं किसी भी प्रकार में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो जाए तो बेहिचक हमें तुरंत बताइएगा ताकि मैं आपके हर कन्फ्यूजन को तुरंत दूर कर सकूँ। देखिए सर, आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का लास्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। मंडे से आप लोगों का प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा, तो आप सभी लोग मंडे से प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। देखिए सर, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, इन्होंने क्या रखा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 था। तथा उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। ठीक, और क्या बताया गया भाई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने% की वृद्धि हुई। चलिए भाई देखते हैं बच्चों कैसे ये सवाल लगाया जाएगा। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस सवाल को समझिएगा और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल बताइएगा सर। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने जो प्रश्न में दे रखा है, देखो इसको लगाने का आपको एक बहुत बढ़िया और सरल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या बोल रखा है इन्होंने, एक व्यक्ति मासिक आय 13,500 थी और कह रखा है कि उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था और अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई तथा व्यय में
7% की वृद्धि हुई तो इसकी बचत कितने प्रतिशत होगी। देखो कैसे आप इसको लगाएंगे ताकि ये सवाल जल्दी लगे। आय, व्यय, बचत। सबसे पहले समझिएगा, आय दे रखी है 13,500, ठीक। व्यय दे रखा है 9,000, ये भी ठीक। फिर बचत दे रखी है यहाँ पर, ये बताइएगा 13,500 में से 9,000 घटा लिए तो बचत बची कितनी, 4500। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने आंसर जो मांगा है वो प्रतिशत में मांगा है। आंसर किस में मांगा है, प्रतिशत में। तो जब आंसर की डिमांड प्रतिशत में की गई है प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये अमाउंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 तिरका 13,500। बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप मान लीजिएगा कि ये आय आपकी कितनी है भैया जी, 300 है, ये व्यय 200 और बचत कितनी मान लो 100। ये आपने क्या बना लिया सर, अनुपात बना लिया। किसका किसका, आय व्यय बचत का अनुपात बना लिया। अब आप आराम से देखिएगा कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों लिखा है कि आय में 14% की वृद्धि हुई। अगर आय में 14% की वृद्धि हुई तो ये बताइएगा 14 तिया कितना होता है, 42। मतलब आप एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे, एक्स्ट्रा 42 कमाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया कि भैया भी खर्चा भी 7% बढ़ा दिया। अब खर्चा जब तुम भैया 7% बढ़ा दोगे तो 7 दूनी 14, खर्चा बढ़ गया। मेरी बात समझिएगा, खर्चे को जब आप 7% बढ़ाओगे प्यारे बच्चों तो 7% 200 का निकालोगे तो 14 निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, तुमने कितने ज़्यादा कमाए, 42 ज़्यादा कमाए, लेकिन खर्चा कितना ज़्यादा किए, 14। तो जब 42 में से ही तो 14 निकाल दिए होंगे। अब बेटा ये बताओ 42 में से जब 14 निकाल दोगे तो तुम्हारे पास बचे कितने, 28। एक बात बताओ, खुली आंखों से देखिएगा सर, बचत में कितनी वृद्धि है, 28 की। अब 28 की वृद्धि किस पर है, 100 पर। तो लिख दो भैया 28/100 गुणा 100। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 28%। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सभी लोगों को क्लियर है। बहुत अच्छा सवाल है ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ गए होंगे। अच्छा, जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर इसको इसी से लगा दीजिएगा, जैसे मान लो कई लोग ये चाहते होंगे कि सर आप इसी कॉन्सेप्ट से लगा दीजिएगा, चलो भाई इससे भी लगा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी लगा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, शिवाजी, गोपाल जी, विद्यासागर, अमिता, खुशी, शशि, बिट्टू जी, आप मोनीश, पारुल, संतोष जी, जितने भी स्टूडेंट मेरे इस समय पढ़ रहे हैं सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए देखते हैं पारुल बेटा, ये समझ में आया किस तरीके से ये करना है, समझ आ रहा है। अब जैसे मान लीजिएगा आपकी इच्छा करेगी नहीं नहीं सर ये सवाल हम जैसा लिखा है ऐसा ही लगाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा देख लीजिएगा सर। जैसे मान लीजिएगा आपने 13,500 रुपये बेटा कमाए हैं और 9,000 खर्चा किए हैं, तो बचे कितने हैं भैया, 4500 बचे हैं। अब देखिएगा एक्स्ट्रा कितने कमाए, 14%। 14% निकालोगे, 14 पंचे 70, 14 तिया 42 और 7 49 का 9 हासिल लगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 एकम 14 और 4 18, ठीक। 1890 रुपये तुमने ज़्यादा कमाए हैं। खर्चा कितना किया है, 7% एक्स्ट्रा खर्चा किया है। 7% एक्स्ट्रा निकालो, 7 9 63, 630 रुपये आपने खर्चा भी कर दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, तुम कितना ज़्यादा कमाए, 1890, और खर्चा कितना ज़्यादा कर दिए भैया 630। तो ये बताओ बचे कितने, तो आप देखोगे बचेंगे 1260, इसमें से इसे घटाओगे तो बचेगा कितना, 1260।
तो आपकी जो ये 1260 बचत एक्स्ट्रा हो रही है वो किस पर हो रही है? 4500 पे हो रही है। प्रतिशत में बदलो, 1260 बटे 4500 गुणा भैया क्या कर दीजिएगा 100। बहुत अच्छे से इसको काटो, जीरो से कट गया। 9 पना 45, ठीक, और इसे 9 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28%। इसका मतलब आपकी बचत कितनी बढ़ रही है? 28%। तो आप इस तरीके से भी प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को लगा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छे। अब मैं आप लोगों को अगला सवाल बताता हूँ। अगला सवाल किस तरीके से होगा? प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। देखेगा ये भैया, प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है? 2 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है सर। रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान देते हैं भैया। लिखा है किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है। 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 5:4। और क्या दे रखा है भैया जी? यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए? तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए? ठीक, यह भी ज्ञात कीजिए, यह भी ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा।
देखो किस तरीके से आप लोग लगाएंगे सर। देखो क्या बोला गया है बेटा, एक परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है भैया 16:9 और इन्होंने कह रखा है कि यहाँ पर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिएगा परीक्षा में अगर हम देखें तो लड़के और लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 16:9 है। तो 16 लड़के हो गए, 9 लड़कियां हो गई। तो 16 को ऐसा कर लो 160 कर लो और 9 को क्या कर लो 90 कर लो। इतना कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, ये परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, परीक्षा देने वाले लड़के लड़कियां हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं परीक्षा में शामिल, परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के 160 हैं और लड़कियां कितनी हैं भैया जी, लड़कियां हैं भैया जी 90। अब पास होने वालों का डाटा क्या है, पास होने वाले, समझिए भैया, पास होने वालों का अनुपात दिया गया है भाई 5:4। बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार बात बताऊंगा सर। 5:4 ये पास होने वाले हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, गौर से देखो, यहां पे आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देगी सर। यहां पर कह रखा है यहां पर कि लड़कियां जो हैं वो 80% पास हैं। ध्यान से देखो, लड़कियां 80% पास हैं। तो आप सपोज करो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिएगा कि अगर 90 लड़कियां हैं और 90 लड़कियों में 80% पास हैं तो 90 का 80% 9 8 72 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? 90 का 80% 72 होगा। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से कितनी लड़कियां पास हैं, तो आप बोलोगे 72। तो ये 72 किसकी वैल्यू है, 4 की। तो बताइए बेटा, अगर 4 की वैल्यू 72 है तो बताओ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 18। 1 की वैल्यू अगर 18 मिल गई तो इसका मतलब 18 पंचे 90। लड़के कितने पास हैं, 90 लड़के पास हैं। प्रश्न पहला यही है, कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। भैया जी 90 लड़के उत्तीर्ण हुए कितने में से, 160 में से। तो पहला आंसर देखिएगा, पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, 90 लड़के पास हुए बेटा किसमें से, 160 में से पास हुए हैं। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर लीजिएगा, 0 से 0 काट लीजिएगा, 8 से यहाँ पे काटेंगे किससे, 4 से, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, 25 निम्मा 225/4, 225/4%। आप इसको बदलेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 56.25% लड़के क्या हैं, पास हैं। दूसरा प्रश्न इनका सुन लीजिएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत, लिखा है कि यह भी ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 90 लड़के हैं और 72 लड़कियां हैं तो 162 बन गए। तो टोटल 162 स्टूडेंट जो पास हैं वो कितने में पास हैं, तो आप देखोगे 250 में से। कितने में से, 250 में से, 250 में से गुणा कर लीजिएगा बच्चों, क्या है 100। देखना बड़े आराम से कट जाएगा। इससे इसे काटो 10 बार और इससे इसे काटोगे 4 बार, 25 10 आराम 25 चौका। इसका इसमें गुणा करो तो 16 चौको 64, मतलब आ जाएगा यहाँ पर कितना भैया जी, 648 बटे में 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो तो आंसर आएगा 64.8% स्टूडेंट आपके टोटल स्कूल में क्या है, पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और खासकर इस सवाल की जो लैंग्वेज है उस हिसाब से ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिवा जी आपको समझ में आया बेटा? बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी लोग इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करके समझ सकते हैं। समझ आ गया ना बेटा? चलिए भाई अगला देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न क्या दे रखा है बेटा,
चलिए भाई देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। देखते हैं प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या दे रखा है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अगले प्रश्न को देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा सवाल समझ में आए। आज के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं इन कंपेयर देन आपके अन्य दिनों के, तो धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल जैसे जैसे बेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। देखिएगा भाई प्रश्न नंबर यहाँ पे बताने वाला हूँ 3 नंबर प्रश्न देखिएगा किस तरीके से आएगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 3 कैसे लगेगा। एक मजदूर की मजदूरी को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एक मजदूर की मजदूरी को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तथा उसके काम करने के समय को 8% कम कर दिया जाता है। तथा उसके काम करने के समय को 8% कम कर दिया जाता है। और क्या बता रहे भाई, 8% कम कर दिया जाता है। यदि वह प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था, यदि वह प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था तो 1200 रुपये मजदूरी पाता था। 1200 रुपये मजदूरी पाता था। ज्ञात करें उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ज्ञात करें कि उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले मैं आपको इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एक और ट्रिक बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा ताकि आप ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। आप सभी लोग कृपया इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि एकदम बढ़िया तरीके से ये सवाल आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देखते हैं क्या दे रखा है। आपको कैसे ये सवाल करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
एक मजदूर की मजदूरी 12.5% बढ़ा दी जाती है, उसके काम करने के समय को 8% कम कर दिया जाता है। यदि वह प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था तो उसे 1200 रुपये मजदूरी प्राप्त होती थी। ज्ञात करें उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो बेटा जब तक यहाँ पे आंसर आपसे रुपए में ना मांगा जाए तब तक ये समझ लो कि ये लाइन जो लिखी है ये लाइन बिल्कुल बेकार है। इस लाइन का कोई भी इस सवाल में मतलब नहीं है जब तक कि आंसर आपका रुपए में ना मांगा जाए। ये केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए लाइन लिखी गई। इस लाइन से सवाल का कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब देखो कैसे सवाल लगाओगे। मजदूरी 12.5% बढ़ा दी गई, कहने का मतलब समझिएगा भैया जी, 12.5% अगर मजदूरी बढ़ाई गई है तो 12.5% को बच्चों बोलते हैं 1/8। क्या बोलते हैं? 1/8। 12.5% मजदूरी बढ़ी है कि 1/8 बढ़ी है? तो आप बोलोगे 1/8 बढ़ी है। कहने का मतलब 8 पर 1 बढ़ी है। तो मजदूरी थी कितनी? 8। हो कितनी गई? 9। एक बात समझ में आई। दूसरी देखो, ये आपकी हो गई भैया मजदूरी। अब आप यहां पर लिखेंगे समय। समय को 8% कम किया गया है भैया जी। 4% को 1/25 बोलते हैं, 8% को 2/25 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो समय को 2/25 कम किया गया है। 2/25 कम किया है कि 25 में 2 कम किया है? तो आप बोलोगे सर 25 में 2 कम किया है। तो जब 25 में 2 कम किया है तो समय 25 की जगह हो गया कितना? 23। बताइए समझ आया कि नहीं? प्रश्न क्या है भैया? कह रहे हैं कि उसकी कुल मजदूरी पर कितने % की वृद्धि हुई। ऐसा करते हैं, मजदूरी 8, समय 25, तो टोटल मजदूरी 25 अट्ठे 200 हो गई। मजदूरी 9, समय 23, तो 23 निम्मा 207 हो गया। तो यहाँ पर आपकी मजदूरी कितनी हो गई? 207 हो गई। भैया मजदूरी थी 200 हो गई 207, कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे 7 बढ़ी। किस पर बढ़ी? 200 पर बढ़ी। कितने %? गुणा 100। बेटा इससे ये काट लो, भाग दोगे तो 3.5% की क्या है भैया? यहाँ वृद्धि है। बताइएगा आप सभी बच्चों को सवाल समझ में आया कि नहीं? किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, कैसे आपको ये सवाल सॉल्व करना है, आपको समझ में आया कि नहीं? ये बहुत बेहतर मेथड है, बहुत अच्छा सवाल भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये सवाल क्लियर है? अब देखिएगा इसका एक और तरीका हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। एक फार्मूला आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से याद है, बहुत आप लोगों को मैं याद भी करवाता रहता हूँ। आप लोग फार्मूला सुने होंगे A+B+AB/100। सुने हो कि नहीं सुने? सुने होंगे। आप 12.5% बढ़ा है प्लस 12.5, 12.5 कितना घटा है? 8 माइनस का 8। इन दोनों का जब गुणा करोगे 12.5 और 8 का, तो 12.5 अट्ठे 100 होता है, तो माइनस का 100/100। भाई इन दोनों का जब गुणा करोगे तो ये आएगा। जरा गौर से देखो, इससे ये कट के कै बार आया? 1 बार। माइनस का 1 और माइनस का 8, माइनस का 9 हुआ। 12.5 प्लस का है, माइनस का 9 है। उत्तर बताइएगा। प्लस में 3.5 आया, इसका मतलब 3.5 की क्या है? वृद्धि है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हाँ, यहाँ पे रामू बेटा इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ केवल और केवल सवाल में आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दी गई। कई बच्चों, जब भाई जो स्टूडेंट पहले इन सवालों को नहीं पढ़ा होता है वो क्या करता है भैया, वो इन सवालों में 1250 घंटे में उलझा रहता है और समय बर्बाद करता है। तो अब सभी लोगों को ये सवाल क्लियर हो गया ना भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो भी जाना चाहिए।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे और कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत समस्या है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपकी हर समस्या को दूर कर सकूं। सभी लोगों को क्लियर है? अब देखिएगा सर, एक प्रश्न आप लोगों को और समझाता हूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सभी लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके, मुझे पता चल जाए, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भैया आ रहा है आप लोगों को। ज्ञानदीप बेटा, ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में आप कैसे समझेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ बेटा, आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इन सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। अब जैसे क्या होता है, जैसे ये कुछ स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं तो इनको हमेशा एक विशेष कॉलम में रखो और लगातार इनका रिवीजन करते ही रहो भैया। ठीक है बेटा, चलिए खैर अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सा एक सवाल आप लोगों के लिए फिर से लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। देखो भाई, परसेंटेज का टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी अगर मैं आपको इस पे 5-6 क्लासें और भी पढ़ाऊँ तब भी ये कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ोगे, फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है तो उस बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये कुछ स्पेशल चीज़ मुझे बता दीजिएगा। चलो भाई, क्या है सवाल नंबर 4 देखते हैं आज का। लिखा है कि किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर हैं। पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर हैं। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान देते जाइए बस भैया। और क्या कह रखे हैं भैया जी? साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट हैं। साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिलाओं का 30%। ग्रेजुएट हैं। ठीक, ग्रेजुएट पुरुषों का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% नौकरी करते हैं। ग्रेजुएट पुरुषों का 20% तथा महिलाओं का
तथा महिलाओं का 25% नौकरी करते हैं। ठीक, उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या, उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है? प्रश्न कठिन नहीं है, केवल प्रश्न की लैंग्वेज कह सकते हैं कि कठिन है। लैंग्वेज को इतना बढ़ा चढ़ा के दिया गया है कि उसी में लड़का कंफ्यूज हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है शिवाजी, मैं देख लूंगा बेटा। अच्छा रामू बेटा, जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना बेटा, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में आपको जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, सीआई का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जनसंख्या वाले क्वेश्चन भले ही दिए जाते हैं इस चैप्टर में, प्रतिशत के सभी किताबों में मैंने देखा है कि जनसंख्या के प्रश्नों को प्रतिशत के चैप्टर में रखा गया है, लेकिन अगर मैं किताब लिखूंगा तो मैं कभी जनसंख्या के क्वेश्चन प्रतिशत के चैप्टर में नहीं रखूंगा। मैं हमेशा ले जाके उनको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में लेके रखूंगा जाके, क्योंकि मोस्टली वो लोग चक्रवृद्धि वाले क्वेश्चन को जनसंख्या वाले चैप्टर में लिख देते हैं, जबकि उनका और सीधा उपयोग आपका चक्रवृद्धि से है। ठीक है बेटा, तो मैं जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो फिर मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, परेशान मत होना बेटा। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं, तो भैया एक तरफ ऐसा करते हैं पुरुष, एक तरफ महिला। ठीक, 2/3 पुरुष, 2 पुरुष, 3 में 2 पुरुष, तो महिलाएं कितनी? 1। आप ऐसा करो, इसको 200 और इसको 100 मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब काम शुरू करते हैं। 80% पुरुष और 70% महिलाएं साक्षर हैं। 80% पुरुष और 70% महिलाएं कैसे हैं भाई? साक्षर। तो 8 दूनी 16 मतलब 160, और 70 का 100 से गुणा करोगे तो 70। ये लोग हो गए साक्षर। अब साक्षर में से 40% ग्रेजुएट हैं और इसमें 30% ग्रेजुएट हैं, तो 40% 30%। अब लिखेंगे क्या? ग्रेजुएट कितने परसेंट? 40%। इसमें कितने? 30%। एक बात बताओ, 40% निकालोगे तो 16 चौको 64 निकलेगा ना, 70% का 7 तिया 21 निकलेगा। ये लोग ग्रेजुएट निकल आए। अब ग्रेजुएट में से बताए हैं भैया जी कि पुरुषों में 20%, महिलाओं में 25% नौकरी करते हैं। इसमें से अगर हम देखें तो नौकरी कितने करते हैं भैया? ये 20% करते हैं, तो 64 दूना 128 मतलब 12.8 लोग नौकरी करते हैं। और इसमें से 25% अगर आप निकालोगे तो 25% निकालने के लिए 25 एकम 25 का 5, 25 दूनी 50 और 50 और 2 52, तो मतलब बन जाएगा कितना? 5.25। 5.25 लोग नौकरी करते हैं। तो ये बताओ, अगर आप नौकरी करने वालों की संख्या यहाँ पर देखोगे तो नौकरी करने वाले लोग कितने हो गए? इनको जोड़ दीजिएगा तो देखो ये इससे जुड़ के 1 बन जाएगा, और 13 और 5 18 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये भैया जब जोड़ोगे तो ये पहले 1 बन जाएगा, दशमलव में 0.5 तो बने रहेगा ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कुल 13.05 लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। कितने लोगों में से? 300 लोगों में से। तो बटे में 300 लिखिएगा
और गुणा क्या करिएगा, 100 करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे ये कट गया, 3 का भाग दो, 3 चौको 12, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया ना भैया, और 3 त्रिका 9, और यहाँ पर लगभग कितना बच गया, 1 बच गया, 3 पचे 15। तो आप देखेंगे 4.35% लोग आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे। एक सेकंड में जरा देख लेता हूँ। एक सेकंड यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर 18 होगा ना भैया, 18 लिखेंगे, 18 दशमलव कितना हो जाएगा, 05। हाँ, बटे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 300, गुणा में क्या है 100। अब काटिएगा, वो इससे कटेगा, 18 दशमलव और 0, 3 एकम 3, 6.01% आंसर आएगा बेटा, यही आंसर आएगा। आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस वही है कि बेमतलब का कैलकुलेशन दे रखा है। हाँ दीपांशु बेटा मैं समझ गया बेटा। हाँ ज्ञानदीप बेटा 13.5 नहीं बेटा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 18.05 आएगा। वो गलती से मैंने 13 लिख दिया था यहाँ पे, गलती से 13, जबकि 18.05 आएगा बेटा। तो सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग? चलिएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। भूपेंद्र बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा बेटा। ज्ञानदीप आपको क्लियर है बेटा? चलो भाई बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही समझते जाओ धीरे धीरे करके। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है अगला प्रश्न। ध्यान से आप लोग देखिएगा। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रोमित बेटा मैंने समझा दिया है, 13.5 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वहाँ पे 18 आएगा बेटा। आप सभी लोगों को क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छा। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ऑफलाइन कोचिंगें खुल जाएं, ताकि बहुत से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि वाकई में इंटरनेट की आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नहीं अभिषेक बेटा, इसका और कोई तरीका नहीं है। आई थिंक जो मेथड मैंने बताया है वो आपके लिए सबसे अच्छा मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, आपके लिए अगला सवाल क्या है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रखा है कि एक शहर में 2 सिनेमा हॉल ए तथा बी हैं। एक शहर में 2 सिनेमा हॉल ए तथा बी हैं। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा सर, बस ध्यान से समझिएगा सर। ए में प्रति टिकट 20 रुपए है। ए में प्रति टिकट 20 रुपए है। जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष मूल शुल्क है। जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष
मूल शुल्क है तथा शेष मूल शुल्क है। हॉल बी में मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है। हॉल बी में मनोरंजन शुल्क, हॉल बी में मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है। मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है। ठीक, लेकिन मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है। लेकिन मनोरंजन कर 50% अधिक है। और क्या बता रहे भाई, ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है। ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है। ठीक, चलिए भैया जी, बहुत आराम से लगाते हैं और आराम से समझते हैं कि कैसे भाई ये सवाल लगाया जाएगा। 2 कौड़ी का सवाल है भैया जी, केवल और केवल ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक शहर 2 सिनेमा हॉल ए और बी हैं। ए में प्रति टिकट 20 रुपया है, जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष मूल शुल्क है। हॉल बी में मूल शुल्क की ए की तुलना में 25% कम है, लेकिन मनोरंजन कर 50% अधिक है। ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितने % महंगा। बात फिर प्रतिशत की कर रहा है। जब प्रतिशत में बात करता है तो जो रुपए वाली वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू का सवाल में कोई यूज नहीं होता है। अब कैसे लगाएंगे सवाल, ध्यान दीजिएगा। ये सिनेमा हॉल ए है, ये सिनेमा हॉल बी है। ठीक, एक तरफ कर, एक तरफ मूल शुल्क और टिकट की कीमत। ऐसे बनाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जरा ध्यान से आप लोग एक बात समझिएगा प्यारे दोस्तों। इन्होंने कहा है कि जो टिकट में मतलब ए में जो सिनेमा मतलब ए सिनेमा हॉल में जो टिकट की कीमत है उसमें 20% टैक्स है। तो ये बताओ 100% में अगर 20 टैक्स है तो मूल शुल्क कितना बना, 80%। और टिकट कितने की बन गई, 100 रुपए की टिकट बन गई। जाके बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं। 20 टैक्स, 80 मूल शुल्क, टिकट 100 की। लेकिन जो सिनेमा हॉल बी है उसमें बता रहे हैं कि जो मूल शुल्क है वो ए की तुलना में 25% कम है। मूल शुल्क 25% कम है। ये बताइएगा अगर आप इसका 25% निकालेंगे तो 25 अट्ठे 200 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब 20। इसका 25% 20 निकलेगा ना। तो ये बताओ जब 20 कम है तो ये बताओ यहाँ पे जो मूल शुल्क है वो कितना है, 60 है। लेकिन क्या कह रहे हैं, टैक्स 50% ज्यादा है। तो ये बताओ 20 का 50% कितना बना, 10। 10 ज्यादा है तो ये कितना हो गया, 30। एक बात बताओ, इधर टिकट की कीमत 60 30 कितनी बनी, 90 बनी। मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझो, प्रश्न क्या है, ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितना महंगा है। भैया बी की तुलना में ये कितना महंगा है, 10। किससे महंगा है, 90 से।
गुणा 100। मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0 काटो, 1/9 को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 11 सही 1/9%। ये आपका होगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। कहीं किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बहुत बढ़िया सवाल है सर। बताइएगा सर, समझ में आया? वहीं पे बेटा दीपांशु, जहाँ पे कोचिंग है सेम जगह पे ही क्लास ऑनलाइन भी चलती है, वहीं ऑफलाइन चलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं रहेगा, सेम टाइमिंग सेम बैच होंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग सवाल समझिएगा और एक एक सवाल क्लियर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आपको कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को जो भी सवाल मैंने बताए हुए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सभी सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे भी आपको अभी अगर मुझे ऐसा लगा कि आपको और क्लास की आवश्यकता है, तो मैं और भी एक अच्छे क्वेश्चनों का वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से वो क्लास समझ में आ जाए, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। बेहतर से बेहतर तरीके से आप सभी चीज़ों को सीखें। बस आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, लगातार निरंतर ढंग से पढ़ाई करते रहिएगा। आज हो सकता है एक बार शाम को आपसे लाइव मेरी मुलाकात फिर से हो 7-8 बजे के टाइम पे, ताकि आप लोगों से थोड़ा 2-4 बातें हो जाएं। ठीक है, तो जब मैं 7-8 बजे लाइव आऊँगा, मैं पहले से मैसेज आपको कर दूँगा, तो कृपया आप सभी लोग लाइव आइएगा। थोड़ा हम लोग एक दूसरे से सुख दुख बांटेंगे, एक दूसरे के हाल खबर लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगा, कोई मोटिवेशन नहीं पिलाऊंगा, सिर्फ एक दूसरे के हालचाल लेके अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा सर। सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, तो बेहिचक मुझे बताइएगा। मुझे अपनी शिकायत सुनने में कभी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपसे हर बार एक ही बात बोलता रहता हूँ कि अगर व्यक्ति को अपनी कमियों का एहसास होता रहे, उसे अपनी कमियाँ पता चलती रहें, तो वो निरंतर सुधार करता रहेगा। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों।